वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। जय हिंद एवरीवन, मैं हूं आयुषी और आपके सामने आज हम लोग 14 सितंबर के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करके कंप्लीट करेंगे। और अगर इसकी कोई भी पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो वो पीडीएफ के लिए आप दिए गए इन नंबर्स पे कॉल करके पीडीएफ की जानकारी, पीडीएफ से जुड़ी हुई सारी चीजें एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं। जहां तक बात रही स्टूडेंट्स की कि मुझे नोट्स कैसे बनाने हैं, उसके बारे में भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। अभी वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको सारी बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी कि कैसे नोट्स बनाने हैं और कैसे आगे प्रोसीड करना है। राइट, अब इसमें आप लोगों को, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर डेली 1 बजे दिन में सारी की सारी जो पीडीएफ होती है या सारा कुछ अपलोड हो जाता है। उसके अलावा भी हम आपके सामने कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स लाते रहते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट किया था वीकली करंट अफेयर्स का, जिसमें हम हफ्ते भर के करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। तो अगस्त महीने के कवर करवाए जा चुके हैं, सितंबर महीने के अपलोड हो जाएंगे जल्द ही, उनको भी कवर करो। आपका क्या होगा, रिवीजन हो जाएगी, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है वो, प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में ज्यादा हेल्पफुल है। तो देखते हैं भाई आज के हमारे टेम्पल को। सबसे पहला यहाँ पर हमारा आया है नटराज का स्टैचू, क्योंकि ये G20 की पहचान है। आचार्य विनोबा भावे हमारे प्रधानमंत्री ने इनको ट्रिब्यूट पे किया है, इसलिए। अक्षरधाम मंदिर, जो यूनाइटेड किंगडम के वहां पे रहने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, वो यहाँ पे विजिट करने गए थे, इसलिए इनके बारे में पढ़ेंगे। भारत में कॉटन का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, गति शक्ति प्लान, और ह्यूमन एम्ब्रियो मॉडल लैब में बनाने की तैयारी। तो सबसे पहला है नटराज का स्टैचू। देखो, आप सबको पता है, सबने जरूर 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 देखा होगा, नहीं देखा तो देखना चाहिए था। G20 का जहाँ पे पूरा तैयारी हुई है, इतना बड़ा जहाँ पे उसका भारत मंडपम लगाया गया है, वहां पर एक नटराज की मूर्ति लगाई गई है अशोक चक्र के पास, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी नटराज की मूर्ति है, 28 फीट लंबी, भारत मंडपम पे, जहां पर दिल्ली में इस पूरे को आयोजित किया गया है। ये नटराज की मूर्ति कोई आम मूर्ति नहीं है, अष्ट धातु, 8 धातुओं के मिलके बनाई गई, जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो कॉपर का, आप कह लो कि कॉपर का सबसे ज्यादा उसके अंदर श्रेय रहा, श्रेय कह दूं मैं, या फिर कॉपर का सबसे ज्यादा उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट है, सबसे ज्यादा उसमें है वो। ठीक है, तो नटराज का स्टैचू G20 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शिव जी को डेडिकेटेड है, लॉर्ड ऑफ डांस, जो डांसिंग के लिए, तांडव, कौन सा डांस है वो वाला, तांडव डांस के लिए। और ये जो तांडव वर्ड है या फिर जो ये नटराज है, ये बहुत सारे अलग अलग बुक्स में, तमिल की बुक्स हो, संस्कृत की बुक्स हो, हमारे बहुत सारे ग्रंथों में इनके बारे में लिखा गया है। तो वो नटराज की मूर्ति यहाँ पे बनाई गई। नटराज की मूर्ति के अलग अलग और भी नाम है, मैं आपको उनके नाम भी बता देती हूँ। अलग अलग नाम है इसमें, लिख लीजिए। साबेसान, अदलवालन, कूठान। समझे भाई बात को। नटराज की जो ये मूर्ति है पूरी, ये चोला डायनेस्टी से काफी ज्यादा जुड़ी हुई है। चोला डायनेस्टी को बहुत ज्यादा जाना जाता है कि उन्होंने टेम्पल्स के लिए काफी सारा काम किया है। इंडिया का सबसे बड़ा टेम्पल, सबसे लार्जेस्ट टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, जो कि तमिलनाडु में है, वहां पर भी वो भी चोलाज नहीं बनवाया था। तो इसीलिए नटराज की मूर्ति शिव जी के साथ यहाँ पे पूरी तरीके से जोड़ी जाती है, जिसमें ब्रॉन्ज, तांबे का अक्सर अच्छा खासा इस्तेमाल किया जाता है, ब्रॉन्ज की मूर्ति के रूप में भी जाना जाता है इसको। इसमें जो है शिव जी को एक नाट्य शास्त्र की मुद्रा में दिखाया गया है, जिसमें हमें दिखता है कि वो एक प्रॉपरली डांस जो है वो करते आ रहे हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है डांस का तरीके से बोला जाता है। नटराज का मतलब ही, नट का मतलब क्या होता है, नट का मतलब होता है ड्रामा, एक्टिंग करना, और राज का मतलब किंग, डांस का किंग, लॉर्ड ऑफ द डांस, किंग ऑफ द डांस। ठीक है, तो इसलिए किंग ऑफ डांसर्स, किंग ऑफ एक्टर्स, नटराज जो है शिव जी को बोला जाता है। इसके अलग अलग नाम और हैं। साबेसान तमिल में बोला जाता है, मैंने लिखवाया था जो आपको। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में अलग अलग बातें कही जाती है।
तो शिव जी, जिनको नटराज या फिर डांस का देव कहा जाता है, और इनके लिए एक अलग से मंदिर भी है। तमिलनाडु में चिदम्बरम नटराज टेम्पल एक अलग से डेडिकेटेड टेम्पल है। इसमें क्या है, इनकी चार जो हैं, चार भुजाएं दिखाई जाती हैं डांस के पोस्टर में, एक सर्कल फॉर्म में। तो ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते हुए एक गोलाकार मुद्रा में खड़े हुए इस प्रकार से दिखाया गया। हाथ में डमरू है, जो कि भगवान शिव की पहचान है। हाथ में डमरू, और एक तरीके से डमरू के ऊपर जो है एक लय में नाचते हुए, उस तरीके से यहाँ पर पिक्चर को दिखाया गया है। और इसमें जो है सृष्टि, स्थिति, संहार, संहार, इन सब का एक चक्र जो है वो दिखाया गया है। और ये दिखाया गया कि जो सृजन हुआ है सृष्टि का और विघटन किस प्रकार से हो सकता है, उस तरीके से चीजों को यहाँ पे दिखाया गया। उनके दाहिने पैर पर, भगवान शिव के दाहिने पैर पर एक राक्षस जैसी आकृति है, जो कि यहाँ पर, जिसको, उस राक्षस को कौन बोला जाता है, अपसमार पुरुष या मोलाइका के नाम से जाना जाता है, जो कि अज्ञानता और भ्रम का संकेत है। उनको डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा एक प्रतीक दिखाया जाता है। भगवान शिव की जो ये मूर्ति है, इससे ये पता चलता है कि राक्षस को कुचलने का कार्य अज्ञान पर ज्ञान की जीत, बुद्धि पर अज्ञानता पर बुद्धि की जीत के रूप में इसको दिखाया गया है। ठीक है, इसमें दो तरीके से है, एक होता है तांडव और एक होता है लास्य। तांडव जो होता है वो विनाश और शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला, एकदम बहुत जबरदस्त जोरदार, एकदम से आपको शक्ति आ जाएगी, एकदम में बहुत ज्यादा आपको पता चल जाएगा। जैसे आपने अभी सुना भी होगा, एक इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा फेमस सॉन्ग चल रहा है, मुझे एग्जैक्टली मुझे उसके लिरिक्स तो नहीं पता, बट बहुत फेमस चल रहा है, बम लहरी करके एक सॉन्ग है। तो वो क्या सॉन्ग है, वो तांडव के रूप में जाएगा, बहुत इतना जोरदार मर्दाना डांस हो रहा है। और वही अगर एक प्रॉपर बहुत ही प्यार से डांस हो रहा है, एक स्त्री हेतु वाला जो डांस हो रहा है, उसे कहते हैं लास्य डांस। तो दो प्रकार के डांसेस को याद रखिएगा, तांडव और लास्य। सिंबल इसका पूरे का आपको पता होना चाहिए, लास्य डांस। ठीक है, ये एक तरीके से जो महिलाएं एक नृत्य कर रही है, या फिर आप कह लो जो कि हमारी जो देवी पार्वती हैं, वो अगर उसको डांस कर रही हैं, तो उस प्रकार से लास्य डांस कहेंगे। ये भी इंडिया का ही डांस है। पार्वती जो माता है हमारी, वो डांस क्या करती थी, जैसे अगर आपको मैं बताऊं इसका एग्जाम्पल, इसी का एक एग्जाम्पल है, केरला का एक डांस है, बहुत ही फेमस है, मोहिनी याट्टम। तो वो मोहिनी याट्टम किस प्रकार का डांस आ जाता है, लास्य की फॉर्म में उसको बोला जाता है। लास, लास का मतलब कि एक तरीके से लाइवली डांस करना, उसे कहते हैं लास्य। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आपको ये सारे फैक्ट्स को दिमाग में रखते हुए चलना है, क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, ये सब पूछा जाता है। इसकी पिक्चर जरूर देखिएगा जाके गूगल पर सभी लोग। अगला आता है आचार्य विनोबा भावे, क्योंकि अभी हमारे प्रधानमंत्री ने आचार्य, जो कि आचार्य नाम से लिखा हुआ, दैट मीन्स ये कौन है, ये एक टीचर है, विनोबा भावे को ट्रिब्यूट दी है, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। मैं इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रही हूँ। आचार्य का मतलब होता है टीचर, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीजों में जो है टीचिंग के रूप में अपने आप को दिखाया है। इस गांधी जी के सक्सेसर भी कहे जाते हैं। इन्होंने भूदान मूवमेंट, भूदान मूवमेंट अगर आपको पता हो कि भू, भू का मतलब होता है जमीन, अपनी जमीन का दान दे दो अपनी मर्जी से। और ये जमीन जो है किन में बांटी जाएगी, जिनके पास भूमि नहीं है, लैंडलेस लेबर्स में उस भूमि को बांटा जाएगा। तो इस प्रकार से इनको बोला जाता है। इन्होंने भगवत गीता को बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, करने के बाद इनके ऊपर काफी बड़ा उसका प्रभाव था। साथ ही साथ 1916 में गांधी जी के बारे में, गांधी जी की जब स्पीच, आपको पता है ना, गांधी जी की फर्स्ट, ये पूछा जाता है, यूपीएससी ने कई बार पूछा है कि गांधी जी की पहली पब्लिक अपेयरेंस कहाँ रही है। पब्लिक अपेयरेंस का मतलब होता है पहली बार जाके स्पीच उन्होंने इंडिया में कब दी थी, वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित की गई थी 1916 में। गांधी जी को इनवाइट किया गया था, वहां पर उन्होंने स्पीच दी थी। और वो स्पीच सुनने के बाद विनोबा भावे की जो अंदर अंतरात्मा है, वो बहुत ज्यादा जागृत हुई थी उस समय। और फिर उसके बाद वो गांधी जी के बारे में लिखना शुरू करना, और गांधी जी से कोचराब आश्रम अहमदाबाद में मिलने गए थे। गांधी जी की सारी जो भी आश्रम में होने वाली शिक्षण, कताई, सामुदायिक सुधार, किसी भी तरीके की एक्टिविटीज होती थी, उसमें वो पार्टिसिपेट करते थे। गांधी जी का खादी का प्रोग्राम हो गया, पंचायत के लिए हो गया, विलेज इंडस्ट्रीज पे हो गया, नई तालीम के ऊपर हो गया, और जितना भी उनके प्रोग्राम्स थे उसके ऊपर वो काफी ज्यादा सपोर्ट रखते थे। इसी वजह से गांधी जी के बाद वाला जो गांधी जी है ना, आफ्टर गांधी, वो कहा जाता है आचार्य विनोबा भावे का।
विनोबा भावे जो है, इन्होंने जब 1940 में इनको इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए चूज किया गया था, 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह, पता ना, गांधी जी ने कहा था कि अलग अलग सत्याग्रह करेंगे, तो पहले सत्याग्रही जो चूज किए गए थे वो यही थे। उसके बाद फिर जो है आगे चूज चूज किए गए थे जवाहरलाल नेहरू, और फिर गांधी जी के एक और थे साथ में रहने वाले, ब्रह्मदत्त। तीन लोगों को गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए चूज किया था कि अपना अपना जा करके व्यक्तिगत सत्याग्रह करके आप लोग अपना करो। और उसके बाद उनको 5 साल की जेल भी हो गई थी। उन्होंने रिलीजन के मामले में काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। भूदान मूवमेंट गांधी जी की डेथ के बाद शुरू हुई थी, जिसमें उन्होंने जो है पैदल चल के आंध्र प्रदेश से शुरू करके तिरुचिरापल्ली से शुरू करते हुए पैदल चलते हुए हर जगह पे लोगों को ये अपील करी थी कि भारत की गरीबी को मिटाने के लिए आप सभी लोग अपनी जमीनों का दान दो, जिनके पास बहुत जबरदस्त बड़ी दाम में जमीनें हैं वो भूमिहीन गरीबों को वितरित करो। और यहाँ पर मतलब आप, उन्होंने आग्रह किया था, उन्होंने डिमांड नहीं करी थी, आग्रह किया था इस चीज के लिए। और उन्होंने अहिंसा करुणा की वकालत करते हुए गाय की हत्या के विरुद्ध अभियान भी खूब चलाए थे। फिर आगे चल के इस भूदान मूवमेंट को जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जैसे हमारे उस समय के जो महापुरुष थे, उन्होंने इसको आगे और स्टार्ट करवाया था। बाकी आगे चल के भूदान मूवमेंट ग्राम दान में ही बदल गई थी, लोगों ने गांव तक दान करने शुरू कर दिए थे। तो बहुत अच्छी मूवमेंट थी ये वाली, जो कि खुद से इन्होंने पैदल चलते हुए स्टार्ट की थी। तो सोचो पूरे देश का दौरा करना, वो भी पैदल चल के, कितना बड़ा बहादुरी का काम है। इन्होंने भगवत गीता को मराठी में ट्रांसलेट किया था, क्योंकि इनको मराठी आती थी, ये महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते थे। इन्होंने जो है टॉक्स ऑफ गीता करके लिखा है, ताकि सभी लोग उसको अच्छे अपनी अपनी लैंग्वेज में पढ़ सकें, हर लैंग्वेज में लिखा है। ये ब्रह्म वैद्य आश्रम वार्धा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में रहा करते थे। फिर जब इनकी डेथ हुई 1982 में, तो इनकी जो एक जगह है जहाँ पे उनको ये समाधि मरण या संथारा के रूप में उनको जो है यहाँ पर निधन के रूप में उनको रख दिया गया। और साथ ही साथ इनको इंदिरा गांधी जो है, जब इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, तब इन्होंने सपोर्ट किया था। तो इसलिए उनको काफी ज्यादा लोगों ने पसंद करना उस समय बंद कर दिया था, और उनका नाम रख दिया था सरकारी संत, गवर्नमेंट की बात मानते रहे हैं। बाकी इनको आगे चल के 1983 में इनकी डेथ के बाद पोस्ट ह्यूमसली, मरणोपरांत, इनको भारत का सबसे बड़ा जो अवार्ड है भारत रत्न, वो भी दिया गया था। ठीक है। और रमन मैग्सासे अवार्ड दिया जाता है ना, रमन मैग्सासे पूरे वर्ल्ड में जिसने भी जर्नलिज्म और सोशल सर्विस में अच्छा काम किया होता है उनको दिया जाता है। तो विनोबा भावे जो है पहले भारत के बने थे इंटरनेशनल लेवल पे जो आगे पहुंचते हैं। ठीक है भाई, ये फैक्ट्स याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुछ दिन पहले मैंने आपको मदन मोहन मालवीय के बारे में भी बताया था, क्योंकि मालवीय मिशन शुरू हुआ था। तो कुछ कुछ फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हमेशा मैं आपको बताती रहती हूँ, क्योंकि वो न्यूज में होते हैं। तो हमसे जो है ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, जो जो चीजें न्यूज में रहेंगी वैसे वैसे सवाल हमसे जो है वो पूछे जाते रहे हैं, और आगे भी ऐसे ही सवाल पूछे जाते रहेंगे जो जो चीजें न्यूज में रहेंगी। ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ उस टॉपिक का नहीं, पूरा पूरा डिटेल में यहाँ पे बताती हूँ। तो आप सभी की जिम्मेदारी है कि उनको नोट्स में भी डिटेल में लिखते रहे। ठीक है। अगला अक्षरधाम, आप सभी लोग जानते हैं, ये पिक्चर्स बहुत वायरल हुई हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर, कि हमारे जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, वो स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल को विजिट करने गए थे अपनी वाइफ अक्षता मूर्ति के साथ। अक्षता मूर्ति जो है, वो इनकी मदर जो है वो सुधा मूर्ति, इन्फोसिस की मालकिन, पता होगा, सुना होगा, सुधा मूर्ति बहुत इंस्पायरिंग लेडी है। तो अक्षरधाम टेम्पल के बारे में पढ़ लेते हैं। 2005 में बनाया था भगवान स्वामी नारायण, जो कि स्वामी नारायण की ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए बनाया गया है। हिंदू और वैदिक कल्चर को बढ़ाते हुए पिंक सैंडस्टोन से बना हुआ है, व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। मैंने भी यहाँ पे विजिट किया हुआ है 2 से 3 बार। तो बहुत ही खूबसूरत जगह, अंदर बोटिंग वगैरह भी की जाती है। और वहां पर बोटिंग में आपको पूरी तरीके से जो कृष्ण जी हैं, राम भगवान हैं, शिव जी हैं, उनसे जुड़ी हुई प्रतिमाएं मिलेंगी, मूर्तियां मिलेंगी, और उनकी लाइफ की चीजें देखने को मिलती है। उनसे जुड़ा हुआ कि वो बचपन में क्या किया करते थे, वो जो है बहुत से लोगों के साथ घिरे हुए हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। तो वास्तुशिल्प का बहुत 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 ब्यूटीफुल उदाहरण है ये। आप कभी यहाँ पे जाओगे, अगर आप गए हो तो आपको पता ही होगा, नहीं गए हो और कभी जाओगे तो आपको ये सारी चीज देखने को मिलेंगी, और आपको इतना अच्छा फील होगा अंदर से। मैं जब जब गई हूँ मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील हुई है। तो ये पिंक सैंडस्टोन और व्हाइट मार्बल से बना हुआ बहुत ही सुंदर बना हुआ है, जिसके अंदर 20,000 से ज्यादा स्टैचू और मूर्तियां हैं। मतलब आप बोटिंग करते करते सारी मूर्तियों को देखते चलोगे, और रास्ता भी सीधा नहीं है, मंदिर के अंदर बोटिंग होती है,
रास्ता सीधा नहीं, घुमा घुमा के रास्ता लेके जाएंगे और फिर एग्जिट तक पहुंचाएंगे आपको। ठीक है। इसमें जो सबसे एक केंद्रीय मूर्ति है वो मेरु पर्वत की मूर्ति है। और यहाँ पर यज्ञ पुरुष कुंड, अभिषेक मंडप, ये सब कुछ यहाँ पे काफी ज्यादा लगाया गया है। वाटर शो होता है यहाँ पर। खैर ये मैंने नहीं देखा वाटर शो, भगवान स्वामी नारायण का है, ये रात को होता है। ठीक है, मैं दिन में गई थी। ये रात को करीब जो है 7 बजे के बाद यहाँ पे वाटर शो और ये पूरे जो है एग्जीबिशंस लगाई जाती है। बाकी अभिषेक मंडप वहां पे बना है, जिसमें भगवान स्वामी नारायण की आपको मूर्ति जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे एग्जीबिशंस होते हैं टीचिंग्स और वैल्यूज दिखाने के लिए। गार्डन एक बहुत ब्यूटीफुल सा यहाँ पे बना हुआ है। इस ब्यूटीफुल से गार्डन में आपको इंडिया का कल्चर देखने को मिलेगा, बहुत ब्यूटीफुल सी, साथ में मूर्तियां भी बनी हुई है। बीच में गार्डन में इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। जरूर जाइएगा, बहुत सुंदर जगह है। अब मैं यही कहूंगी कि जो आप में से दिल्ली का नहीं है या कभी दिल्ली में वो आया नहीं है, तो कभी आओ तो देखना जरूर। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल है अक्षरधाम। ये अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन है, बिल्कुल उसी के वहीं पड़ेगा आपका। वहां से आपको काफी पास पड़ेगा। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, प्रेयर्स, डिवोशन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और ब्यूटी इसकी बिल्कुल लाजवाब है, लाजवाब कहूंगी मैं। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल के रिकॉग्निशन में, क्योंकि ब्यूटीफुल ही इतना इतना। आप अच्छा, यहाँ पर एक और बात बता दूं, यहाँ की पिक्चर्स आपने बहुत कम देखी होगी अंदर की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोन ले जाना अलाउड नहीं है। आपको फोन अपना सब कुछ बाहर जमा करना होगा। अच्छा है, मैं तो कहूंगी बहुत अच्छी बात है, फोन बाहर जमा करना होता है। वरना जो टिकटॉकर्स, और ये सॉरी अब तो क्या टिकटॉकर्स नहीं चलती, अब तो रील्स जो चलती है ना, वो रील्स जो है ना, लोग बना बना के ना इस जगह को भी खराब कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए अच्छा है कि यहाँ पे फोन ले जाना अलाउड नहीं है और आप पिक्चर्स क्लिक नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर आप बाहर पिक्चर क्लिक कर सकते हो, बट नॉट इवन गार्डन, नॉट इवन वाइल डूइंग बोटिंग वगैरह कुछ नहीं। अगर आप फोन नहीं ले जाओगे तो ध्यान आपका कहाँ रहेगा? सीधा ब्यूटी देखने में। तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा होता कि यहाँ फोन ले जाना अलाउड होता, तो लोग यहाँ पर जाकर के ये भी फिर रील बनाना शुरू कर देते, बोटिंग पे एंजॉय ना कर, कुछ नहीं एंजॉय करते, सिर्फ जा करके फोन भी चलाते। तो ये अच्छा है कि यहाँ पे फोन अलाउड नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप कभी विजिट करने का सोच रहे हो इस जगह पर, तो यहाँ पे फोन अलाउड नहीं है। आप पिक्चर्स क्लिक नहीं कर सकते, ना फोन ना कैमरा, कुछ अलाउड नहीं है। खाली हाथ जाना है। जो भी खाने पीने का है, यहाँ पे एक अलग से फूड कोर्ट बना हुआ है, बहुत अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिलता है। मुझे याद है मैंने यहाँ पर छोले भटूरे खाए थे। तो उस समय क्या, सुबह का टाइम था ना, तो छोले भटूरे खाए थे मैंने। बाकी सब मिलता है। अब तो खैर काफी इंप्रूवमेंट और हो गई है, काफी सारी चीजें और ऐड हो गई हैं। तो ये सब चीजें हैं, बस आपको मुझे समझाना था, याद रखिएगा इस बात को। बढ़ते हैं आगे। कॉटन प्रोडक्शन के ऊपर, कपास, जो हमारा कपास की प्रोडक्शन होती है, गिरता जा रहा है कपास की प्रोडक्शन। तो देखो, आपको पता है कि कॉटन जो है वो फूड, फीड, फाइबर तीनों में काम करता है। खाने में भी काम आता है, पहनने में भी काम आता है। तो 25% जो है पूरे वर्ल्ड का कॉटन प्रोडक्शन भारत ही करता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा इसको उगाया जाता है। कॉटन हमारी सबसे ज्यादा नकदी फसल, जो हम बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं। 6 मिलियन फार्मर्स को यहाँ पर ये फायदा देता है। 40 से 50 मिलियन लोग इससे जुड़े हुए हैं। और जो फ्लफी फाइबर होती है ना, जो बिल्कुल रेशेदार होती है, वो इसका सिर्फ सिर्फ 36% हिस्सा, और बाकी बचा हुआ जो है वो उससे अलग हो जाता है। तो एक कॉटन की जो सीड होती है, तेल, कपास के बीज, वो तेल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, खाना पकाने में भी, तलने में भी इस्तेमाल होता है। तो कॉटन आप सभी लोग जानते हैं कितना जबरदस्त यहाँ पर काम में आता है। साथ ही साथ कॉटन जो है, पूरे टेक्सटाइल्स की अगर हम जितने भी बात करें, जूट, जूट में हम टॉप करते हैं, पर उसके अलावा जितने भी हमारे टेक्सटाइल है, सिल्क है, जॉर्जेट है, सब में टॉप करता है कॉटन। ठीक है, और इंडिया में कॉटन बिकता भी बहुत ज्यादा है। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि कॉटन की जो क्रॉप है ना, वो बहुत कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सबसे बड़ी बात तो उसके अंदर डिजीजेस बहुत देखने को मिल रहे हैं। एक जैसे एक डिजीज आया था, पिंक बॉल वॉर्म करके एक डिजीज आया था, गुलाबी बॉल वॉर्म। अब इसकी वजह से क्या करने पड़ा कि बीटी कॉटन उगानी पड़ गई। ठीक है, तो डिजीजेस, कीट, बीमारियां, इनकी वजह से यहाँ पर जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लग गया और कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो थ्रेट आते हैं वो फार्मर्स को यहाँ पर ओवरकम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्लस आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज तो कितना ज्यादा हो रहा है, रेनफॉल बहुत ज्यादा आगे पीछे हो रही है। जो रेगुलरिटी होती थी हमेशा साल भर की, वो भी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से क्रॉप में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ड्रॉट आ रहे हैं, कहीं पर फ्लड आ रहे हैं, कहीं पर साइक्लोन आ रहे हैं, जिसकी वजह से पानी की कभी कभी कमी हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसकी वजह से कंडीशंस खराब होने लग जाती हैं, और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो हमारे डिजीजेज होते हैं ना, वो पनपने लग जाते हैं। ठीक है, तो लेस प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाती है। इसकी वजह से क्या करना पड़ जाता है हमारे फार्मर्स को? कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। कीटनाशकों की वजह से कॉटन की फार्मिंग में प्रभाव पड़ता है, और ये प्रॉफिटेबल कम रह जाती है। तो इसका इम्प्लीकेशन यही होता है, सबसे पहली चीज तो
कि डिक्लाइन इसका हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि हमें जो है इस चीज में कॉटन हमें सबसे ज्यादा योगदान है, तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल को बहुत अच्छे से लेकर के आना चाहिए, ग्लोबल मार्केट में इसकी पहचान बढ़ानी चाहिए, रूरल एरियाज में पहचान बढ़ानी चाहिए, टेक्सटाइल प्रोडक्शन में हमें इसको आगे बढ़ना चाहिए, गारमेंट की प्रोडक्शन में हम आगे करेंगे तो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बढ़ेगी। हम लोग पीएम मित्र पार्क भी बना रहे हैं, इसी के लिए बताया था ना मैंने मित्र पार्क के बारे में, वो इसीलिए बनाए जा रहे हैं। तो कॉटन की प्रोडक्शन को हमें यहाँ पे करके हमें बाहर से मंगाना पड़ेगा, तो वो हमें कंप्लीट जो है कम करना है। तो वेदर की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, उसको हमें खत्म करने की कोशिश करनी है। तो डिक्लाइन जो हो रहा है कॉटन की प्रोडक्शन में, उसको हमें रोकने की कोशिश करनी है। बाकी आप इसको रीड कर सकते हो, मैं स्क्रोल नहीं कर रही हूँ। आप लोग का एक शिकायत आई थी कि मैम थोड़ा स्क्रोल धीरे किया करो, तो मैं स्क्रोलिंग थोड़े से धीरे कर रही हूँ। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करो, तसल्ली से रीड करो, मेन बातें यही है, ठीक है? आप तसल्ली से रीड करो इसको। बाकी रिसर्च डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की जरूरत है इस पूरे में, थोड़ा सा कंट्रोल करके मेथड्स, सॉइल की हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है। तो वही सारे पॉइंट जो मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, वही सब पॉइंट्स की टेक्नोलॉजीज को यहाँ पर लिखा गया है। थोड़ा सा ये आपका आंसर जो है, ये आपको जीएस पेपर 1 मेंस में काम आ जाएगा, तो आप इसको रीड करके अपने नोट्स में पॉइंट पॉइंट लिख सकते हो, नोट्स बनाने के लिए बता रही हूँ मैं। क्रॉप रोटेशन हो गया, ये वर्ड आप लिख सकते हो, फार्मर्स प्रॉफिटेबल, सब्सिडीज, ये सब आप वर्ड्स को लिख सकते हो ताकि आपका आंसर एक बेटर हो जाए, आपके पास वर्ड्स की कमी ना रहे। ठीक है भाई, समझे बात को? तो बीच में ना शेयरिंग स्टॉप हो गई थी, अब वापस हो गई स्टार्ट, तो इसको एक बार आप रीड कर दो। या आप इन्हें रीड करनी है, ये मैंने समझाई हुई है बहुत बार बातों को, सेम ही बातें हैं, बट ये है कि आपके लिए एक बार हमने लिख दिया है तो आप इसको रीड कर सकते हैं। अगला आर्टिकल, पीएम गति शक्ति। गति, गति का मतलब क्या होता है? तेज रफ्तार। कैसे बढ़ेगी तेज रफ्तार? जब रोड तैयार होंगे, रोड रेलवे तैयार होंगे, तो गति भी बढ़ जाएगी और शक्ति भी आ जाएगी। तो एडीबी की कॉन्फ्रेंस में अभी इसको दिखाया गया है। एडीबी का मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये वो बैंक है जो कि एशिया के जो कंट्रीज के लिए बनाया गया है। बस खास बात यह है कि एशिया की कंट्री के लिए, लेकिन यूएसए पार्ट बना पड़ा है इसका। यूएसए को चैन नहीं पड़ता ना, उसको हर जगह पार्ट बनना है। तो एडीबी की कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रधानमंत्री ने इस प्लान को दिखाया है। अभी जॉर्जिया तिब्लिसी में इसका कॉन्फ्रेंस हुआ है, 30 से ज्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें पीएम गति शक्ति प्लान को दिखाया गया है कि हम लोग जो है इंडिया में किस प्रकार से जो है ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो केवल एक पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, रेलवे, सब कुछ साथ बनाएंगे। हम लोगों ने रोड्स बनाए, उसी के बिल्कुल पास में रेलवेज के सेक्शन बनाएंगे, ताकि कोयले का आना जाना है या कोई भी और सामान का, हमें जूट है, कॉटन है, उसका आना जाना करना है, आसानी बढ़ जाए। और पास में ही एयरपोर्ट्स को भी बनाया जाएगा ताकि सारे कनेक्शन आपस में होने लग जाए। और लॉजिस्टिक्स जो होता है ना, सामान आना जाने में जो इतना डिले हो जाता है, टाइम वेस्ट होता है, वो टाइम वेस्टेज को स्टॉप कर दिया जाएगा। तो ये है इसका मतलब, ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश की जाएगी। और इसमें सब कुछ टेक्निकलाइज कर दिया जाएगा, इसमें जितने भी टूल्स होंगे, चाहे आपने कुछ भी करना है, आपने वहां पर टूरिज्म को प्रमोट करना है, डेटा स्टोर करना है, डिसीजन मेकिंग लेनी, सब कुछ डिजिटल हो जाएगा, सब कुछ आपको ऑनलाइन ही करवाया जाए। प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टार्ट होगा, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे लगेगी, उसका लैंड कब सैंक्शन होगा, उसमें एनओसी कैसे मिलेगी, और उसमें सामान कैसे होगा, तो वो एरिया सब कुछ जो है इसमें हर चीज ऑनलाइन डिसाइड किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को एक साथ जोड़ दिया जाएगा, सारी लॉजिस्टिक फैसिलिटीज को सब कुछ छोड़ दिया जाएगा। कनेक्टिविटी, रीजनल, रिमोट जो दूर दराज के इलाके हैं वहां से बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। ये यहाँ पे दिखाया गया था अभी हाल फिलहाल में, इसको पढ़ेंगे आप सभी लोग। भारत की गति, प्रगति की गति, भारत की शक्ति, न्यू इंडिया के पिलर्स, जितने हमारे अभी तक प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे एक भारत माला है। भारत माला प्रोग्राम किसको लेके चल रहा है? रोड्स को बढ़ावा देने के लिए। ऐसे ही सागर माला चल रहा है। सागर माला किसके लिए? पोर्ट्स के लिए, जो हमारे बंदरगाह हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। पर्वत माला चल रहा है, किस लिए? ताकि माउंटेन्स को बेटर कर सके। तो हर एक को मिला दो। उड़ान, उड़ान किसके लिए चल रहा है? उड़े देश का आम नागरिक, किसके लिए? एयरपोर्ट्स के लिए। तो सारी चीजों को अगर हम मिक्स कर दें तो एक बेटर आउटकम मिल सकता है हमको, है ना? रेलवेज हो चाहे कुछ भी हो, रेलवेज के लिए अमृत भारत स्टेशन चल रहा है। तो यार सब चीजों को बढ़ावा देने की जरूरत है, रेलवेज हो चाहे रोडवेज हो
चाहे एयरवेज हो, सबको इंक्लूड करके सबको बढ़ावा देंगे, यही इस पूरे का ऑब्जेक्टिव रखा गया है। समझ गए भाई बात को। लास्ट आर्टिकल है ह्यूमन का एम्ब्रियो। यहाँ पर अभी तक एम्ब्रियो कैसे बनता है, स्पर्म और एग, मेल के स्पर्म फीमेल के एग्स मिला करके एम्ब्रियो डिजाइन होता है। लेकिन अभी साइंटिस्ट ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसमें एग्स और स्पर्म के बिना स्टेम सेल्स का कौन जो है वो एक कॉन्ट्रास्ट बनाया जाएगा, स्टेम सेल्स और केमिकल्स को मिक्स करके 14 दिन पुराना होल्ड ह्यूमन एम्ब्रियो को मिला करके डिजाइन किया गया, नए नए सेल्स को इंक्लूड किया गया, फर्टिलाइजेशन होगा। पता है ना, ये चीज सबको समझ में आ रही है ना बात को। तो इस तरीके से अभी जो ये पूरा प्रोसेस आया, इसकी जो इसको जो एक करने का तरीका सिर्फ अभी 1% का देखना गया कि भाई हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे होगा। कि अभी अब अगर हमने ऐसा कर भी दिया, एम्ब्रियो डिजाइन कर दिया और फीमेल के यूटेरस में प्लेस कर दिया ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके और फीमेल जो है बेबी कैरी कर सके, लेकिन इसका आगे मिसकैरेज के भी चांस हो सकते हैं। और हो सकता है कि आगे आने वाला जो एम्ब्रियो जो एक बेबी में डेवलप होगा वो डिफेक्ट भी हो उसके अंदर, हो भी सकता है। तो आईवीएफ टेक्निक जो ऑलरेडी चल रही है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की, लेकिन सक्सेस रेट इसमें बहुत कम है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो ऑलरेडी है यहाँ पर कि फीमेल के एग्स जो हैं और स्पर्म दोनों वेलकमिंग नहीं है, अगर तो स्पर्म को अलग से ऐड किया जाएगा फीमेल के एग्स में और फीमेल के प्लासेंटा में प्लेस किया जाएगा और वहां से फर्टिलाइजेशन होके एक फीटस जो है वो आगे चल के एक बेबी के रूप में डेवलप होगा। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम हमेशा से चलता है, इसे आईवीएफ टेक्निक कहते हैं। लेकिन इस आईवीएफ टेक्निक में अभी नया एक आया है जिसमें इन सबको हटा करके स्टेम सेल्स और केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। हाउएवर सक्सेस रेट इसका काफी कम बताया गया है। ठीक है, आगे आते हैं भाई कि बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहने वाला निपाह वायरस काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। इंडिया में भी इसको देखा गया है, केरला के अंदर, बाकी मलेशिया और सिंगापुर में सबसे पहली बार देखा गया था। एक ऐसा ये वायरस है जो कि एनिमल से ह्यूमंस की तरफ पहुंचता है, और अगर कोई भी एक डिजीज है जो एनिमल से ह्यूमन की तरफ ट्रांसमिट हो रहा है, उस टाइप ऑफ डिजीज को हम कहते हैं जूनोटिक डिजीज, पशुजन्य बीमारी कहते हैं इसको, जूनोटिक। ठीक है, इसका अभी तक कोई खास इलाज हमारे पास आया नहीं है। तो ये सारी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ठीक लिखी हुई हैं। निपाह वायरस, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा है क्योंकि अभी निपाह वायरस काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा था। निपाह वायरस पे आप बहुत ज्यादा द हिंदू में या बाकी सब जगह पे काफी सारे आर्टिकल्स पढ़ोगे। डब्ल्यूएचओ ने भी इसके बारे में बताया है कि फूड से भी आ सकता है, अगर दो लोग एक ही खाना शेयर कर रहे हैं वहां से भी निपाह वायरस हो सकता है। सबसे ज्यादा ये केरला में फैला है, 700 लोगों से ज्यादा इसको बता दिया गया कि वहां पर ये है। और कोझिकोड एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें केरल में, वहां पे लोगों का आना जाना भी बंद कर दिया गया है, हॉस्पिटल्स में काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है भाई, ऐसे देख रहे हो निपाह वायरस, निपाह वायरस जो है वो चमगादड़ चमगादड़ मतलब बैट, बैट के ब्लड यूरिन सलाइवा से भी पिग में पहुंचा, पिग से लेकर के आगे करते करते ह्यूमंस तक पहुंचा, ऐसे बढ़ते बढ़ते इसका जो है ना ह्यूमंस तक पहुंचना शुरू हो गया। तो इसे कहते हैं जूनोटिक, जब एनिमल से ह्यूमन की तरफ ट्रांसमिशन होता है। किसी भी फॉर्म में हो सकता है, उनके सलाइवा से आए, ब्लड से आए, किसी भी चीज से आ सकता है। लास्ट है हमारा ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, जो कि 2015 में रशिया ने बनाया था यहाँ पर, ताकि रशिया की एक बेटर यहाँ पे एनकरेज जो है वो की जा सके, इकोनॉमिक आउटपुट्स को इंक्रीज किया जा सके, जिसे हम कहते हैं ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 का। अभी इसका असल में ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो एक जगह है रशिया में व्लादिवोस्टोक, यहाँ पर इसका 10 से 13 सितंबर के बीच में एक समिट ऑर्गेनाइज हुआ है। एक कैंपस है यूनिवर्सिटी का, फेडरल यूनिवर्सिटी कैंपन, वहां पर जो वहां के प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने वहां जाकर के स्पीच भी दी है और ये बताया है कि इन्फ्लेशन जो है वो रशिया में आ सकती है, और वो कह रहे हैं कि इसको हम काम करने की कोशिश करेंगे। और इस पूरे के लिए इंडिया भी गया था। इंडिया के श्री सरबंदा सोनोवाल, ये जो हमारे शिपिंग और वाटरवेज के मिनिस्टर हैं, वो वहां पे पहुंचे थे। व्लादिवोस्टोक रशिया में आती है, रशिया की पोर्ट सिटी में काउंट की जाती है, वहां जाके मिले भी थे और उसी के ऊपर उन्होंने काफी ज्यादा बातें भी कही हैं और ये भी बताया था कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस को कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से इस पूरे के पूरे आर्टिकल्स को याद रखिएगा। बाकी देखिए, आपका जो मेन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है, उस चैनल पे आप सभी लोग जो है अलग से एक करंट अफेयर का मैं अपलोड कर रही हूँ, प्लेसेस इन न्यूज करके। ठीक है, जून महीने की
जुलाई महीने की और अगस्त, अभी तक जून की अवेलेबल है, जुलाई और अगस्त की आपको अभी अवेलेबल करवा दी जाएंगी। तो ऐसी प्लेसेस जो उस पूरे महीने में न्यूज में रही हैं, आप सभी के लिए वो वीडियो अवेलेबल कराई जाएगी। उसको भी अपने नोट्स में ऐड करना, क्योंकि प्लेसेस के ऊपर यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरएएस, आरओ, एआरओ सारे एग्जाम में सवाल किए जाते हैं। तो आप सभी से एक गुजारिश है कि प्लेसेस एंड न्यूज को जरूर 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 कवर करिएगा। ठीक है भाई, चलिए बाकी कैसा लगा ये लेक्चर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।